बेबी हेज़ल सिंड्रेला की कहानी। बहुत समय की बात है, एक दूर देश में एला नाम की एक सुंदर और प्यारी लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता की बहुत ही लाडली थी। उसके पिता बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यापारी थे। वो लोग हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। एक व्यापारी होने के नाते एला के पिता को अक्सर बाहर जाना पड़ता था। वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को हर खुशी देना चाहते थे। हर बार जब वो अपनी यात्रा से लौटते, अपनी प्यारी बेटी और अपनी पत्नी के लिए फूल लाना कभी नहीं भूलते थे। ये खूबसूरत फूल आप दोनों के लिए। शुक्रिया। तुम लोगों के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने हम सब को रहने के लिए बहुत बड़ी हवेली खरीद ली है। वाह! हम सब जल्द ही वहाँ चले जाएंगे। खुशी और उत्साह से भरा ये परिवार अपने नए घर की ओर रवाना हो गया। उनका नया घर बहुत ही सुंदर था, जिसके सामने रंग बिरंगे फूलों से भरा एक बगीचा भी था। कितना मनमोहक और बड़ा बगीचा है। एला, तुम्हें कौन से फूल पसंद है? माँ, मुझे लिलीज बहुत अच्छी लगती है। क्या हम इसके पौधे लगाएं? समय का पहिया चलता गया और अब एला बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की बन गई थी। एक सुबह वो अपने बगीचे में कुछ लाल सेब चुन रही थी कि तभी उसने दो प्यारी चिड़िया देखी और उन दोनों को अपने पास रखने का मन बना लिया। कितने प्यारे हो तुम, मेरे साथ रहोगे?
दुर्भाग्यवश एला और उसकी माँ का बस इतना ही साथ था। दिन गुजरते गए। क्या हुआ? यहाँ आओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। केटी, अगर तुमने दोबारा ये किया तो मैं तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा खाना नहीं दूंगी। उस दिन एला के पिता एला से कुछ बात करने के लिए आए और बोले, एला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम दोनों बाहर जाकर खेलो और लड़ाई मत करना। क्या हुआ पिताजी? एला, मैंने दूसरी शादी कर ली है। तुम्हारी नई माँ और उसकी 2 बेटियां अब हमारे साथ रहेंगी। मुझे पता है तुम्हें अपने सौतेली माँ को अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखेंगी। जी पिताजी। शुक्रिया एला। तो चलो हम तुम्हारी माँ से मिलते हैं। चलिए पिताजी। एला ने अपनी नई माँ का बहुत ही आदर के साथ अभिवादन किया। आपका स्वागत है माँ। शुक्रिया प्यारी बेटी। माँ, ये लिलीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम इनकी जगह गुलाब लगाएंगे। मैं इन सबको हमारा नया घर दिखाता हूँ। दिन गुजरते गए और फिर वो दिन आया जब एला के पिता को अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। अपना ध्यान रखना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। पिताजी, इसे तो आप भूल ही गए। शुक्रिया। जैसे ही एला के पिता घर से रवाना हुए, उसकी माँ और सौतेली बहनों का व्यवहार एकाएक बदल ही गया। एला, तुम खाली क्यों बैठी हो? कितना काम पड़ा है करने के लिए। जाओ और जाकर पूरे घर को शीशे की तरह चमका दो, और हाँ, कपड़े धोना मत भूलना। निराश एला समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी माँ और बहनों का व्यवहार अचानक से उसके प्रति क्यों बदल गया। उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाकर खुश हो रही थी। एला, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरा नाश्ता कहाँ है? और मेरा भी। एला की दोनों बहनें और सौतेली माँ बेचारी एला को सारा दिन किसी न किसी काम में उलझाए रखती थी, पर एला ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया और चुपचाप सारा काम करती रहती। कितना भी काम हो, पर एला अपने नन्हे दोस्तों को कभी नहीं भूलती थी। वो इस बात का हमेशा ध्यान रखती थी कि उन्हें समय पर खाना मिल जाए। एला, उन पक्षियों के साथ खेलना बंद करो। हमें तुरंत ही नाश्ता और चाय परोसो। अभी परोसती हूँ।
देखो, एला का चेहरा कितना अजीब सा दिख रहा है। बेचारी एला बिना कुछ बोले बस नाश्ता परोसती रही और उसकी बहनें उसका मजाक उड़ाती रही। माँ, हम इसका नाम सिंड्रेला क्यों न रखे? बिल्कुल सही कहा तुमने। एक लंबी यात्रा करने के बाद एला के पिता बहुत सारे उपहारों के साथ घर लौटे। उपहार पाकर उनकी सौतेली बेटियां बहुत खुश हुई और उनको धन्यवाद किया। शुक्रिया पिताजी। एला, तुम्हें क्या हुआ? ओ कुछ नहीं, वो तो बस राग के पास खेल रही थी, इसलिए उसके कपड़े इतने मैले हो गए। बहुत शरारती है एला। पिताजी, ये फूल तो मुझे माँ की याद दिला देते हैं। सिंड्रेला खुश थी कि वो कुछ दिन अपने पिता के साथ हंसी भरे पल बिताएगी, पर उसकी खुशी कुछ ही दिनों की थी, क्योंकि अब उसके पिता को व्यापार के सिलसिले में फिर से परदेश जाना था। सिंड्रेला, वापस अपने काम पर लग जाओ। ठीक है माँ। एक सुबह घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही सिंड्रेला ने दरवाजा खोला, उसको शाही सिपाही ने संदेशा दिया। राजकुमार ने यह निमंत्रण भिजवाया है। धन्यवाद। अचानक से उसकी सौतेली माँ उसके हाथ से निमंत्रण छीनकर पढ़ने लगी। लड़कियों, राजकुमार ने राज्य की सभी लड़कियों को उनके महल में होने वाले शाही समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। माँ, क्या मैं भी आपके साथ शाही समारोह में आ सकती हूँ? हाँ, पर पहले तुम्हें घर के सारे काम खत्म करने होंगे। एशली और एलिसा के लिए सुंदर वस्त्र भी तैयार करने होंगे। सिंड्रेला खुश थी क्योंकि अब वो भी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी। चेहरे पर मुस्कान लिए सिंड्रेला ने अपनी माँ के द्वारा दिए गए सारे काम समय पर पूरे कर लिए। सिंड्रेला की दोनों बहनें और माँ सुंदर वस्त्र और गहने पहने राजमहल में जाने के लिए तैयार थी। मेरी बच्चियाँ कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। सिंड्रेला ने हिचकिचाते हुए अपने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी अब तैयार हो जाऊं? सिंड्रेला, तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। बेहतर होगा तुम घर पर ही रहो। माँ, मैं विनती करती हूँ, मुझे भी ले चलो। माँ और बहनों ने सिंड्रेला की एक न सुनी और राजमहल के लिए रवाना हो गई। माँ, मुझे भी ले चलो ना। मेरे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने तो उनका हर कहा माना और सारे काम भी कर दिए। हताश और निराश सिंड्रेला अपने नन्हे दोस्तों के साथ चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी कि तभी एक तेज रोशनी से उसका कमरा जगमगा उठा और उसमें से परी माँ प्रकट हुई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम इतनी उदास और गुमसुम क्यों हो? मुझे समारोह पे जाना है, पर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
परी माँ ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पल भर में सिंड्रेला को नई पोशाक और कांच के बड़े ही सुंदर जूते मिल गए। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। मेरे पास राजमहल जाने के लिए कोई वाहन नहीं है। कोई बात नहीं, क्या तुम्हारे पास 7 चूहे और कद्दू है? क्या 5 जानवर और एक कद्दू चलेगा? ठीक है, चलो अब मेरे साथ। परी माँ ने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक शानदार बग्घी तैयार कर दी। चलो चलो, अब इस बग्घी में बैठो और राजमहल पहुंचकर राजकुमार से मिलो। सिंड्रेला, याद रखना, तुम्हें 12 बजे से पहले घर लौटना है, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं ये बात जरूर याद रखूंगी। मदद करने के लिए धन्यवाद। सिंड्रेला ने मुस्कुराते हुए परी माँ को अलविदा कहा और राजमहल के लिए रवाना हो गई। सिंड्रेला जैसे ही राजमहल पहुंची, उसने पाया कि वहां मौजूद लोग जलसे का आनंद उठा रहे थे। राजमहल की सजावट बहुत ही आकर्षक थी। जगमगाते हुए झूमर और दीपक ने तो राजमहल की सजावट को 4 चांद लगा दिए थे। कृपया ध्यान दे, राजकुमार जल्द ही पधार रहे हैं। आप सबका इस समारोह में स्वागत है। वाह! क्या मैं आपके साथ कुछ देर नृत्य कर सकता हूँ? एकाएक प्रिंस की नजर सिंड्रेला पर पड़ी। उसकी खूबसूरती ने राजकुमार का मन जीत लिया। बड़े ही आदर के साथ उसने सिंड्रेला से कहा, क्या मैं आपके साथ कुछ देर नृत्य कर सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं। सिंड्रेला और राजकुमार एक दूसरे का साथ पाकर बहुत ही खुश थे। दोनों हंस रहे थे और खुशी से झूम रहे थे। अचानक सिंड्रेला को परी माँ की दी हुई चेतावनी याद आ गई। उसने घड़ी की ओर देखा और घबरा गई। आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे जाना है। सिंड्रेला समय रहते ही राजमहल से बाहर निकल गई, पर जल्दबाजी में उसका एक कांच का जूता राजमहल में ही छूट गया। सिंड्रेला को भागते देख राजकुमार ने उसका पीछा किया, पर वह आंखों से ओझल हो चुकी थी। राजकुमार को सिंड्रेला का कांच का जूता मिला और उसने सिपाहियों को एकत्रित होने का आदेश दिया। राज्य की हर लड़की को ये जूता पहना कर देखो, मुझे उस लड़की को ढूंढना ही है। राजमहल के सभी सिपाही हर मुमकिन कोशिश करने लगे ताकि वो लड़की मिल जाए जिसका वो कांच का जूता था। और इधर सिंड्रेला हर रोज की तरह घर के सारे काम करने में व्यस्त थी। उसकी सौतेली बहनें हमेशा की तरह आराम फरमा रही थी। उसी वक्त किसी ने दरवाजा खटखटाया।
मुझे उस लड़की की तलाश है जिसका ये जूता है। मेरी बेटियां जरूर पहनेंगी इसे। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनें जबरदस्ती उस जूते में अपना पैर डालने की कोशिश कर रही थी, परंतु असफल रही। क्या आप ये जूता पहनना पसंद करेगी? वो सिर्फ एक नौकर है। हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही सिंड्रेला ने अपना पैर उस नाजुक कांच के जूते में डाला, राजकुमार के चेहरे पर हंसी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो जूता सिंड्रेला को पूरी तरह से फिट हो गया। परंतु उसकी माँ और बहनें ये देखकर हैरान रह गई थी। तुम ही वो लड़की हो ना जो मुझे महोत्सव में मिली थी? क्या आप मेरी दोस्ती कबूल करेंगी? धन्यवाद। आखिरकार राजकुमार और प्यारी सिंड्रेला दोस्त बन गए और शाही महल में हंसी खुशी अपने नन्हे दोस्तों के साथ अच्छे पल गुजारने लगे। बेबी हेज़ल, स्नो वाइट की कहानी। एक जगमगाती हुई सुहानी रात को बेबी हेज़ल अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रही थी, पर जल्द ही उसे नींद आने लगी और वो सो गई। वो गहरी नींद में थी कि तभी अचानक तेज हवा के झोंके से खिड़की खुल गई। मेरी किताबें। हेज़ल अपनी किताबें शेल्फ पर वापस रख रही थी कि अचानक एक किताब में से सुनहरी किरणें निकलने लगी। स्नो वाइट और 7 पौने। अभी वो समझ ही नहीं पाई थी कि क्या हुआ है कि तभी किताब में से जादुई किरणें निकली और उसमें से 2 बौने बाहर आए। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? हेज़ल, मैं हूँ ग्लेटी। प्यारी लड़की, घबराओ मत। मेरा नाम है विटी और हम दोनों स्नो वाइट की दुनिया से आए हैं। हाँ, स्नो वाइट की दुनिया से। हाँ। कितना प्यारा फूल है। हेज़ल अब बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। वो विटी और ग्लेटी के आश्चर्यजनक जादू से काफी प्रभावित और खुश हो गई थी। कितना प्यारा है ये। मुझे और भी जादू देखनी है। क्या तुम मुझे अपने साथ अपनी जादुई दुनिया में ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर तुम इतनी उत्सुक क्यों हो? मेरी दिली तमन्ना है कि मैं आप लोगों की रहस्यमय दुनिया में जाऊं और राजकुमारी स्नो वाइट से मिलूं।
चतुर विटी के पास हर समस्या का हल था। हेज़ल एक छोटे से बादल के अंदर समा गई और एक बहुत ही प्यारी बच्ची बन गई। उसी जादुई दुनिया में एक महान राजा और रानी रहते थे। राजा और रानी को उनके महल में आने वाले एक नन्हे मेहमान का बहुत बेसब्री से इंतजार था। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। खुशी हुई कि आपको पसंद आया। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। ठीक है। मेरी प्रिय रानी, जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। खूबसूरत है ये। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। मेरी तमन्ना है कि मेरी बेटी परियों से सुंदर हो, उसके ओठ गुलाब की तरह लाल और बाल काले घने हो। मेरी प्रिय रानी, मेरी भी यही ख्वाहिश है। इस प्यारी रात में गाते रहे, हम गाते रहे, चांद के साथ गुनगुनाते रहे, गुनगुनाते रहे। महल में हर एक को जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई। बच्चे की किलकारी से पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। महल में स्वागत है नन्ही राजकुमारी। इस चांद के टुकड़े का हम क्या नाम रखें? मेरी प्यारी बेटी, हम इसे प्यार से स्नो वाइट बुलाएंगे।
कदमों की आहट से ग्लटी घबरा गया और गायब हो गया। सुंदर। रानी ने राजकुमारी का कक्ष बहुत ही सुंदर सजाया है। हैरानी की बात है, महाराज ने कितनी जल्दी इस कक्ष को सजा दिया। इस बात से बेखबर कि ग्लटी ने कक्ष को सजाया है, राजा रानी ये सोचकर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे कि उनमें से ही किसी एक ने सजाया है। दिन गुजरते गए। राजा रानी बहुत लाड़ प्यार से राजकुमारी की परवरिश कर रहे थे। साल गुजरते गए। स्नो वाइट ना केवल अपनी माँ की तरह सुंदर बल्कि अपने पिता की तरह बहादुर बनना चाहती थी। राजकुमारी घबराओ मत, मैं जानता हूं तुम मेरी बहादुर बेटी हो। अरे वाह! कैसी हो तुम जैस्मिन? मैं ठीक हूँ राजकुमारी, आपके लिए ये प्यारा सा तोहफा लाई हूँ। शुक्रिया जैस्मिन, कितना प्यारा है ये। कहाँ से लाई हो? मैं पड़ोसी राज्य के एक उत्सव में शामिल होने गई थी, बस वही मुझे ये मिल गया। हाँ? उत्सव? उत्सव के बारे में सुनते ही स्नो वाइट खिलखिला उठी। अच्छा तो मैं चलती हूँ राजकुमारी, फिर मिलती हूँ। अलविदा जैस्मिन। पिताश्री, क्या हम लोग भी उत्सव में जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सावधान, महाराज और राजकुमारी जल्द ही पधार रहे हैं। ये खबर सुनकर प्रजा फूली नहीं समा रही थी, परंतु एक बुढ़िया जो मिट्टी के मटके बना रही थी, ये खबर सुन के आश्चर्यचकित रहेगी। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी। महाराज, पिताजी चलिए हम भी मिट्टी के मटके बनाते हैं। क्यों नहीं बेटा। महाराज, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी छोटी सी दुकान में आए। महाराज, जादूगरनी गुस्से से लाल हो रही थी। वो किसी भी कीमत पर राजा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। ये राजकुमारी, महाराज को कैसे आकर्षित करूं?
यहाँ पर स्वादिष्ट आइसक्रीम खाओ। अरे ये दुकान भी आपकी है? जी राजकुमारी जी। राजकुमारी जी कौन सी आइसक्रीम खाना पसंद करेंगी? स्ट्रॉबेरी। धन्यवाद। राजा उसकी खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। स्नो वाइट अपने पिता को देखकर खुश हुई, परंतु उसकी ये खुशी सिर्फ पल भर के लिए थी। पिताजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। मेरी प्यारी बच्ची, तुम भूल गई? इनसे हम उत्सव में मिले थे और अब ये तुम्हारी सौतेली माँ है। ये बहुत अच्छी है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। मुझे पता है कि तुम बहुत निराश हो बेटी, मैं तुम्हारी माँ को कभी नहीं भूल पाऊंगा। कैसी हो स्नो वाइट? ठीक हूँ। ब्रूनो, ब्रूनो, ब्रूनो। इस पिंजरे में कैसा लग रहा है? देखा, मैं बन ही गई तुम्हारे राज्य की नई रानी, जो कि अब बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कैसे भूल सकती हो वो दिन जब मैंने तुम्हें कैद किया था? ये खिड़की खोलने की गुस्ताखी कौन कर रहा है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कक्ष में आने की?
लगता है दरवाजे पर कोई है। मुझे जल्द ही अपना जादुई रूप धारण कर लेना चाहिए। बहुत सारे असफल प्रयासों के बाद आखिर चतुर रानी ने जादुई मिश्रण तैयार कर लिया। बन ही गई मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी। अब हूँ मैं सबसे शक्तिशाली। मुझे ये जादुई मिश्रण संभाल के रख लेना चाहिए। हमारे राज्य में आपका स्वागत है। आहा, ये फूल तो तुम्हारी ही तरह सुंदर है। रानी माँ, इन पंछियों को आपने क्यों कैद किया हुआ है? मेरी प्यारी बच्ची, क्योंकि ये पंछी मुझे बहुत ही प्यारे हैं। रानी माँ, क्या मैं इन्हें अपने पास रख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। जादुई शीशे, मुझे बता, कौन है सबसे खूबसूरत? आप ही हो सबसे खूबसूरत। ये बातचीत हमारे दोनों राज्यों के लिए लाभदायक साबित होगी। ओह, कितनी खूबसूरत है ये। ये है मेरी प्यारी बेटी स्नो वाइट। ओह, कितनी खूबसूरत है ये।
जादुई शीशे मुझे बता, कौन है सबसे खूबसूरत? रानी साहिबा, आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अब स्नो वाइट की सुंदरता आपसे बहुत बढ़कर है। रानी साहिबा, क्या आज्ञा है आपकी? जेफरी, ध्यान से सुनो। तुम्हें स्नो वाइट को इतनी गहरी नींद में सुलाना है कि वो कभी ना उठ पाए। और हाँ, इस बात का मुझे सबूत चाहिए कि वो गहरी नींद में चली गई है। पर राजकुमारी, जैसा आपका हुक्म रानी साहिबा। शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त। जेफरी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो राजकुमारी, मैं तो बस आपकी सौतेली माँ की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरी माँ वो ऐसा नहीं कर सकती। राजकुमारी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने राज्य को छोड़कर कहीं दूर चले जाइए। जाइए राजकुमारी, भाग जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है पिंजरा खोलने की? मासूम जानवरों को इस तरह कैद नहीं करना चाहिए। स्नो वाइट अपने नन्हे दोस्त को न पाकर घबरा गई। स्क्वीरी कहाँ चली गई है? तुम जाओ और अपने दोस्तों को ढूंढो, इसे तो मैं देखता हूँ। चलो दोस्तों, स्क्वीरी को ढूंढते हैं। कैसे हो मेरे नन्हे प्यारे दोस्त? हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, स्क्वीरी वही होगी। स्नो वाइट अंदर दाखिल हुई और देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये छोटा सा घर बाहर से सुंदर और अंदर से काफी गंदा था। उफ, कितनी सारी धोने वाली प्लेट्स पड़ी हैं। हाँ, कितने छोटे बिस्तर हैं। 7 बिस्तर, 7 प्लेटें और 7 कुर्सियां। पता नहीं कौन रहता होगा इस घर में। उफ, कितनी धूल मिट्टी है यहाँ। चलो इसे साफ करते हैं।
गई हूँ मैं। शुक्रिया स्क्वीरी। कौन है ये लड़की? ये यहाँ पर कैसे आई? ये हमारे बिस्तर पर क्यों सोई है? पर ये कितने सुंदर है। देखो देखो, उसने हमारा घर भी साफ कर दिया है। हाँ, अब हमारा घर सुंदर लग रहा है। बच्चे कौन हो तुम? हमारे घर में क्या कर रहे हो? मैं हूँ स्नो वाइट। मेरी सौतेली माँ मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती थी, इसलिए राज्य छोड़कर मैं जंगल में आश्रय की तलाश में आ पहुँची। कोई बात नहीं, तुम जितना चाहो उतना यहाँ पे रहो। हाँ क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें हमारे लिए रोज स्वादिष्ट खाना बनाना पड़ेगा। मैं खुशी से आप सबके लिए खाना बनाऊंगी। आप सबको मेरा नाम तो पता है, पर आप सबका नाम क्या है? मेरा नाम है ग्लटी। मैं हूँ टेस्टी। मैं ड्राउजी हूँ। मैं हूँ विट्टी। मैं हूँ बिट्सी और ये है इट्सी। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ बिट्सी और ये है इट्सी। छोड़ो उनको, मैं हूँ टिंगसी। स्नो वाइट ने खुशी खुशी अपने नए दोस्तों के लिए लजीज खाना भी बना लिया। खाना तैयार है। ग्लटी रुको, हम प्रार्थना करना भूल गए। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। कितना स्वादिष्ट खाना है। उधर राजमहल में जादूगरनी रानी अपने आप को शीशे में निहार रही थी कि तभी जेफरी वहां पे आ पहुंचा। महारानी, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने स्नो वाइट को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया है। ए जादुई शीशे, बता कौन है सबसे खूबसूरत? रानी साहिबा, आप बहुत सुंदर हैं, मगर बोनो के घर रहने वाली स्नो वाइट की सुंदरता आपसे बहुत बेहतर है। तुमने मुझसे झूठ बोला।
एक गहरी नींद में सोने के लिए तैयार हो जाओ स्नो वाइट। आपकी याद आती है पिताजी। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं? स्नो वाइट और प्रिंस एक दूसरे का हाथ पकड़े बड़े ही प्यार से झूला झूल रहे थे। तुम कितनी सुंदर हो। मुझे जाना होगा। रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे बहुत ही मोहित कर दिया है। क्या तुम मेरी रानी बनना पसंद करोगी? मुझे बहुत खुशी होगी। Lavender blue, dilly dilly, lavender green. I am your king, dilly dilly, you are my queen. Lavender green, dilly dilly, lavender blue. You are my love, dilly dilly, oh I love you. Oh I love you. Oh I love you. राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है। स्नो वाइट, मुझे जाना होगा। जंगल के सारे जानवर घर के पास आराम कर रहे थे। तभी एक तेज हवा के साथ उड़ने वाली छिपकली पर सवार होकर जादूगरनी वहां पहुंच गई। क्या कोई इस बूढ़ी औरत को एक गिलास पानी दे सकता है? हाँ? आप कौन हैं? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, पास के जंगल में ही रहती हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकती हो? हाँ जरूर।
शुक्रिया बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे ये एहसान चुकाना होगा। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। ले लो बेटी, ये सेब बहुत ही मीठा है। तुम ठीक हो नन्हे दोस्त? हाँ हाँ, वो ठीक है। ये लो, तुम दूसरा सेब खा लो। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब खाया, वो बेहोश होने लगी। अब मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। क्या हुआ है इसे? अरे ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता। स्नो वाइट, जाग जा। तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती। ये क्या है? ये जादुई सेब है। मुझे पता है ये कहाँ से आया है। स्नो वाइट को नींद से जगाने का मेरे पास एक अच्छा तरीका है। प्रिंस बहुत ही उदास थे। वो चुपचाप बड़ी ही उम्मीद के साथ बोनो की तरफ देख रहे थे। प्यार के साथ इस दिल को चूमो, स्नो वाइट पुनर्जीवित हो जाएगी। स्नो वाइट, तुम्हें क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ याद है? मुझे याद है, मेरी सौतेली माँ ने मुझे धोखा दिया और मुझे जादुई सेब खिलाया। तुम्हारी सौतेली माँ को उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा स्नो वाइट। बाहर राजमहल में महाराज अपनी प्यारी बेटी के लिए बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि बहुत दिन बीत जाने के बाद भी स्नो वाइट की कोई भी खबर नहीं थी। मेरे बेटी के बारे में कुछ पता चला? नहीं महाराज, हमने राजकुमारी को पूरे राज्य में ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। महाराज, हम दोनों जादूगर हैं और हम बहुत दूर से आए हैं। महाराज ने सोचा कि क्या पता
इनके जादू से उनके बेटी के बारे में कुछ पता चल जाए। अरे वाह, चलो देखते हैं तुम्हारे जादू का कमाल। महाराज, हम जानते हैं महारानी सौंदर्यता के लिए हमेशा उत्सुक होती हैं। हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही। हे महान राजा, ये तो सिर्फ छोटा सा नमूना था। हमारी जादू सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, जिसे देखकर आप हमें जरूर इनाम देंगे। महाराज, क्या हम इनका अद्भुत जादू देख सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। धन्यवाद, चलो तुम्हारा जादू देखते हैं। जी बिल्कुल रानी साहिबा। राजा और रानी अपनी शाही बग्गी में बैठकर दोनों जादूगरों के साथ खुले मैदान की तरफ रवाना हो गए। हे महारानी, आप अपना घूंघट हटा लीजिए, नहीं तो जादू काम नहीं करेगा। जाने दो उसे महारानी, हम दोनों जादू शुरू करते हैं। तुम दोनों ने मेरी रानी को क्या बना दिया है? पिताजी, ये जादू करती है और मुझे हानि पहुंचाना चाहती थी। ये जादुई मिश्रण उसे सुंदर बना के इसका असली चेहरा छुपाता है। नहीं! आखिरकार जादूगरनी को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल गई। उसके जादू का असर खत्म हो गया और असली रानी को भी बचा लिया गया। स्नो वाइट की माँ अपने असली रूप में आ गई। वो अपनी माँ को पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अंत में वो दिन आ गया जब राजकुमार ने स्नो वाइट के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। स्नो वाइट ने खुशी खुशी राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और पूरे धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। Lavender blue, dilly dilly, lavender green. I am your king, dilly dilly, you are my queen. Lavender green, dilly dilly, lavender blue. You are my love, dilly dilly, oh I love you. Oh I love you. Oh I love you. दोस्तों, आज सुनते हैं एक प्यारी सी लड़की की कहानी जिसका नाम था ब्यूटी। उसकी दो बहनें थीं जो हमेशा झगड़ती रहती थी। ब्यूटी के पिता, जो कि एक व्यापारी थे,
जब अपनी यात्रा से वापस आए तो सभी लड़कियों ने उनका प्यार से स्वागत किया। ये तोहफे तुम दोनों के लिए है मेरी प्यारी बच्चियों, और ये फूलों का गुलदस्ता ब्यूटी के लिए। धन्यवाद पिताजी। एक दिन व्यापारी किनारे पे खड़ा अपने जहाज की प्रतीक्षा कर रहा था। पर समंदर की एक बड़ी सी लहर ने उसका जहाज डुबो दिया, जिसमें वो अपनी सारी संपत्ति खो बैठा। निराश व्यापारी अपने घर की ओर जा रहा था, पर अचानक से रास्ता भटक गया। चलते चलते वो एक बड़े से महल के पास आ पहुंचा। महल का दरवाजा जादुई था, पर उसने व्यापारी को अंदर जाने की इजाजत दे दी और व्यापारी खुशी खुशी अंदर चला गया। व्यापारी दावत देखकर खुश हो गया था, पर वो दावत एक भूत, बिल्ली और चूहे ने बनवाई थी। ये देखकर व्यापारी डर गया। भागते भागते व्यापारी महल के मालिक बीस से टकरा गया। उसे घबराया देख बीस ने कहा, घबराए नहीं, आइए भोजन करते। बीस्ट असल में एक खूबसूरत राजकुमार था, जिसे एक जादूगरनी ने श्राप दिया था, जिस वजह से वो इतना बदसूरत और डरावना हो गया था। एक सच्ची और गहरी दोस्ती ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकती थी। व्यापारी दूसरे दिन घर जाने के लिए महल से निकल रहा था। जाते जाते उसने प्यारे से गुलाब को हाथ लगाया, जिस वजह से बीस्ट उस पर आग बबूला हो गया। मेरे गुलाब को छूने की गुस्ताखी! जाओ अपने परिवार को अलविदा कहकर आओ। अगर तुम नहीं आए तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। व्यापार ब्यूटी ने अपनी मासूमियत से बीस्ट का दिल जीत ही लिया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। श्राप की वजह से बीस्ट की तबीयत एकाएक खराब हो गई थी, पर ब्यूटी ने उसकी अच्छे से देखभाल की। आखिरकार सच्ची दोस्ती जीत ही गई और जादू का असर खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्यूटी और बीस्ट की। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी अपनी प्यारी सी बीवी के साथ हंसी खुशी रहता था। बहुत जल्द उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। उनके घर के सामने एक बड़ी हवेली थी। उस हवेली के सामने रपंजल के पौधे लगे हुए थे, पर वो हवेली जादूगरनी गौथल की थी। नहीं, पत्नी का मन थोड़ा बेचैन हो रहा था, इसलिए वो बालकनी के पास ताजी हवा खाने आ गई। तभी उसकी नजर एक प्यारे से नन्हे बच्चे पर पड़ी।
देखिए वो बच्चा कितना प्यारा है। हाँ, वो बहुत प्यारा है। खेलते हुए बच्चों को देखते देखते पत्नी की नजर रपंजल के पत्तों पर पड़ी। वाह, वो रपंजल के पत्ते कितने ताजे लग रहे हैं। काश मुझे खाने को मिल जाए। जैसे ही पति ने अपने पत्नी की ख्वाहिश सुनी, वो परेशान हो गया और बोला, समझने की कोशिश करो, वो महल जादूगरनी गोथल का है, वहां जाना नामुमकिन है। पति को एक तरकीब सूझी। उसने अपने पत्नी को दूसरी स्वादिष्ट चीज खाने को दी, पर उसकी पत्नी ने उसे खाने से मना कर दिया। आप समझने की कोशिश करिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे वो पत्ते कैसे भी करके चाहिए। आखिरकार पति ने अपने पत्नी की इच्छा पूरी करने की ठान ली। पति जादूगरनी के पास गया और उससे रपंजल के पत्तों के लिए किड़किड़ाने लगा, पर जादूगरनी ने उसकी एक न सुनी और उसे निकल जाने के लिए कहा। इसलिए पति ने जादूगरनी के महल से रपंजल के पत्ते चुराने की ठान ली। आधी रात को पति उस जादूगरनी के महल में चुपके से गया और वहां से कुछ रपंजल के पत्ते चुरा लिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए रपंजल के पत्ते लाया हूँ। पत्नी ने अपने लिए रपंजल के पत्तों का सलाद बनाया और बहुत मजे से खाया। जब बच्चा पैदा हुआ, दोनों ने शहर छोड़ने की कोशिश की ताकि उन्हें अपना बच्चा गोथल को ना देना पड़े। हमें इस शहर को जल्द ही छोड़ना होगा, नहीं तो जादूगरनी हमारे बच्चे को छीन लेगी। नहीं, ऐसा मत करो। गोथल बच्चे को ध्यान से देखकर उसका नाम रखने का सोचती है। तुम्हें मैं रपंजल के नाम से पुकारूंगी, जिन पत्तियों की लालसा तुम्हारी माँ को थी। गोथल बच्चे की बहुत ही अच्छी तरीके से परवरिश करने लगी। बहुत साल बीत चुके थे। अब रपंजल गोथल की निगरानी में पल रही थी। उसके बाल घने, लंबे और सुनहरे हो गए थे। एक दिन गोथल रपंजल के बार संवारने में मदद कर रही थी। तभी वहां एक जादूगर प्रकट हुआ। ये जादूगर और कोई नहीं बल्कि गोथल के गुरु थे। गोथल, ध्यान से सुनो। अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों मेरी मीनार में रहने के लिए चलो। जादूगर अपने जादू से रपंजल और गोथल को एक ऊंची सी मीनार में ले गया। गोथल, मैं अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, इसलिए ये मीनार मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इस मीनार का ठीक से ध्यान रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। गुरुजी, आप चिंता ना करें, मैं इस मीनार का अच्छे से ख्याल रखूंगी। गोथल रपंजल को बोलती है कि वो पास के बाजार में कुछ काम से जा रही है। ये सुनकर रपंजल सोच में पड़ जाती है कि गोथल मीनार के बाहर कैसे जाएगी।
रपंजल, मैं जैसे ही वापस लौटूंगी मैं तुम्हें नीचे से आवाज दूंगी, रपंजल रपंजल अपने बालों को नीचे छोड़ो। और तुम अपने घने लंबे बाल छोड़ देना। ठीक है। मीनार में कैद रपंजल अपना मन गाना गाकर बहलाती थी। फूलों के रंग है मेरे संग, यूं ही गाऊं। ये कौन है जो इतना अच्छा गा रही है? लगता है ये आवाज उस मीनार से आ रही है। जब राजकुमार पेड़ के पीछे छिपकर गाना सुन रहा था, तभी उसने देखा कि कौतल मीनार के पास आती है और जोर से आवाज देती है, रपंजल रपंजल अपने बालों को नीचे छोड़ो। अगले दिन कौतल जब मीनार से जाती है, रपंजल अपने गाने में मग्न हो जाती है और उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है, अपने बालों को नीचे छोड़ो। जैसे ही रपंजल ने अपने बाल नीचे की तरफ छोड़े, राजकुमार उन बालों के सहारे उस ऊंची मीनार पर चढ़ गया। राजकुमार को अपने सामने देखकर रपंजल घबरा गई। तभी राजकुमार ने उससे कहा, अरे रे, घबराओ मत, मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा गीत सुनकर यहाँ आ गया। तुम्हारी आवाज बहुत ही मीठी है। सुनिए, आप इस रहस्यमय मीनार में क्यों रहती है? ये मीनार एक जादूगर की है, जिसकी देखभाल के लिए कौतल को रखा है। उसने कौतल को धमकी भी दी है कि अगर मीनार को कोई भी नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। मेरी माँ कौतल नहीं है, उसने मुझे मेरी माँ से छीन लिया था और उसने मेरी और मेरे बालों की अच्छी देखभाल की। अब मैं इस मीनार में कैद हूँ और उसकी इजाजत के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। देखभाल की? और तुम्हें तुम्हारी माता पिता से छीन लिया था? हाँ, ताकि वो मेरे बालों के सहारे इस मीनार में आ जा सके, और इसलिए उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जरूर निकाल के ले जाऊंगा। रपंजल को वादा करके राजकुमार मीनार से निकल जाता है, पर वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कौतल ने उन्हें देख लिया है। तुम्हारी इतनी जुर्रत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई हूँ, पर तुमने मुझे धोखा दिया। कौतल ने रपंजल को एक वीरान से रेगिस्तान में छोड़ दिया ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। इस बात से बेखबर कि कौतल ने रपंजल के साथ क्या किया है, राजकुमार रपंजल को बचाने के लिए मीनार के पास आता है और आवाज देता है, रपंजल रपंजल अपने बाल नीचे छोड़ो। जैसे ही राजकुमार ऊपर चढ़ के जाता है, वो कौतल को देखकर हैरान हो जाता है। आहा, तुम जिस रपंजल की तलाश में आए हो वो अब यहाँ नहीं रहती। राजकुमार को कौतल ने मीनार से धक्का दे दिया, जिस वजह से वो पूरी तरह घायल हो गया।
फिर भी वो अपने सैनिकों के साथ रपंजल की तलाश में लग गया। रपंजल की खोज करते करते जब वो रेगिस्तान के पास से गुजर रहे थे, तभी राजकुमार को रपंजल का गाना सुनाई दिया, जिसे वो अक्सर गाती थी। आखिरकार राजकुमार के सिपाहियों ने मीनार को तोड़ दिया, जिसका गौथल को ख्याल रखना था। रुक जाओ! गौथल ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। गौथल के गुरु वहां आ पहुंचे और जब उन्होंने अपने मीनार की ऐसी दुर्दशा देखी, वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने गौथल को दंड दिया और वहां से गायब हो गए। राजकुमार ने रपंजल को उसके माता पिता से मिला दिया और इसके बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। लिटिल रेड राइडिंग हुड। बहुत समय की बात है, दूर देश में एक छोटा सा गांव था, जहाँ एक नन्ही सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था रेड राइडिंग हुड। उसके पिछले जन्मदिन पर उसकी दादी माँ ने उसे एक लाल रंग का कंटोप उपहार में दिया था। अरे वाह, शुक्रिया दादी माँ। उस नन्ही बच्ची को वो कंटोप इतना पसंद था कि वो जहाँ भी जाती उसी को पहन कर जाती थी। इसीलिए उसे प्यार से सब रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। एक दिन उनको दादी माँ के बीमार होने की खबर मिली। तुरंत ही उसकी माँ ने दादी माँ के लिए चिकन सूप और रोटी बनाई। उसे एक टोकरी में डालकर वो टोकरी माँ ने रेड राइडिंग हुड को दी और उससे कहा, याद रखना रेड, जंगल से गुजरते वक्त सीधे रास्ते पर चलते रहना। कोई अजनबी मिले तो उससे बात मत करना। हाँ माँ, मैं सीधे दादी माँ के घर ही जाऊंगी। बाय बाय। प्यारी सी धुन गुनगुनाते हुए नन्ही रेड राइडिंग हुड जंगल के रास्ते जा रही थी। तभी उसकी टोकरी से निकलने वाली मजेदार खुशबू ने एक पेड़ के नीचे सो रहे भेड़िए को जगा दिया। एक नन्हा शिकार, लेकिन ये जा का रहा है। कैसी हो प्यारी बच्ची, क्या तुम मुझे ये थोड़ा सा स्वादिष्ट खाना चखने को दोगी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं दे सकती। ये सूप मैं अपनी बीमार दादी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ, जो अकेली रहती है। आप ये सेब ले सकते हो। दादी माँ अकेली ही रहती है, तो पहले दादी माँ को निगलते हैं और बाद में इसे, लेकिन तब तक इसे रोकना होगा। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि तुम्हारी बीमार दादी माँ कैसे ठीक हो सकती है। सच में? पर कैसे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? वह जो तुम स्ट्रॉबेरीज देख रही हो, उनमें जादुई शक्ति है। उनमें से थोड़ी अपनी दादी माँ के लिए ले जाओगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाकर थोड़ी सी ले लेती हूँ। चलो, पहले दादी माँ के घर चलो। नन्ही रेड अपनी दादी माँ के लिए रसीली स्ट्रॉबेरीज चुन रही थी। तभी भेड़िया वहाँ से दादी माँ के घर की ओर भाग निकला। उसने सोच लिया था कि वो पहले दादी माँ और फिर रेड राइडिंग हुड को निगल जाएगा। जैसे ही भेड़िया दादी माँ के घर पहुँचा, उसने देखा कि दादी माँ पलंग पर आराम से सो रही है। क्या आराम से लेटी है? हाँ? कौन? तुम यहाँ क्यों आए हो?
तुम्हें और तुम्हारी पोती को एक साथ निगलने। चले जाओ यहाँ से। गाना गुनगुनाते हुए रेड राइडिंग हुड अपने दादी माँ के घर पहुंची, पर जैसे ही वो अंदर गई अपनी दादी माँ को देखकर थोड़ा सा चौंक गई। वो उनके बेड के पास आई और उनसे पूछा, अरे आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों है दादी माँ? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं मेरी बच्ची। और आपकी आवाज इतनी भारी क्यों लग रही है? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से बुला सकूं मेरी बच्ची। और आपके हाथ इतने बड़े क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से गले लगा सकूं। हाँ? और आपका मुंह इतना बड़ा क्यों? ताकि मैं तुझे पूरा निगल जाऊं। नन्ही रेड राइडिंग हुड और दादी माँ को निगलने के बाद दुष्ट भेड़िया दादी माँ के बेड पर आराम से सो गया और जोर जोर से खर्राटे मारने लगा। एक लकड़हारा दादी माँ के घर के पास से गुजर रहा था। तभी वो घर से आने वाली अजीब खर्राटों की आवाज सुनकर रुक गया। उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और वो तुरंत ही दादी माँ के घर के अंदर चला गया। अरे ये दुष्ट भेड़िया दादी माँ के बेड पर क्यों सो रहा है और इसका पेट इतना गुड़गुड़ क्यों कर रहा है? अरे नहीं, इसने कहीं दादी माँ को तो नहीं निगल लिया। अब इस दुष्ट भेड़िए को एक अच्छा सबक सिखाता हूँ। लकड़हारे ने भेड़िए का पेट चीरकर दादी माँ और रेड राइडिंग हुड को सही सलामत बाहर निकाल दिया। लकड़हारे ने उसके पेट में एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया और दादी माँ ने उसका पेट सी दिया। ओ दादी माँ, मैं कितना घबरा गई थी। इस दुष्ट भेड़िए ने आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना? मेरी प्यारी बच्ची, मैं ठीक हूँ और तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद तीनों चुपचाप छिप गए और भेड़िए के बाहर आने का इंतजार करने लगे। भेड़िया अपनी नींद पूरी करके उठ गया। उठने के बाद उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। अरे मेरा पेट इतना भारी क्यों लग रहा है? पत्थर का भार भेड़िया ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया और फिसलकर नदी में जा गिरा और डूब गया। बाय बाय दुष्ट भेड़िए। नन्ही रेड राइडिंग हुड ने अपने दादी माँ से ये वादा किया कि वो कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करेगी। उसने लकड़हारे का भी शुक्रिया अदा किया और फिर उन तीनों ने हंसी खुशी एक साथ पूरा दिन गुजारा और मजे से साथ बैठकर चॉकलेट केक खाया। मुझे और दादी माँ को बचाने के लिए धन्यवाद। हैंसल एंड ग्रेटल। एक समय की बात है, घने जंगल के बाहर एक लकड़हारा रहता था। उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम था हैंसल और ग्रेटल। लकड़हारा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, पर उनके सौतेली माँ को वो दोनों बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मुझे इन बच्चों से कब छुटकारा मिलेगा? एक दिन बच्चे अपने कमरे में खेल रहे थे। तब लकड़हारे की बीवी ने उनसे कहा, सुनिए, इन थोड़े पैसों में हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। ऐसा करते हैं, बच्चों को जंगल में छोड़ाते हैं। क्या जंगल? पर बच्चों की सौतेली माँ ने ये फैसला कर लिया था कि जैसे ही लकड़हारा बाजार के लिए निकल जाएगा, वो बच्चों को जंगल में छोड़ाएगी। हैंसल अपने सौतेली माँ के शब्द सुनकर दुखी हो जाता है, पर जल्द ही उसे एक तरकीब सूझती है। चतुर हैंसल ने अपने घर के पास पड़े हुए चमकीले पत्थरों को इकट्ठा किया। इन चमकीले पत्थरों की मदद से हम अपने घर वापस आ सकते हैं।
जैसे ही दूसरे दिन लकड़हरा बाजार के लिए निकल पड़ा, सौतेली माँ दोनों बच्चों को लेकर जंगल के लिए निकल जाती है। घने जंगल से चलते चलते हैंसल चमकीले पत्थर जमीन पर गिराता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम थक गए क्या? तुम दोनों यही रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़े फल लेके आती हूँ। पूरा दिन बीत गया पर बच्चों की सौतेली माँ वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, हम चमकीले पत्थरों के सहारे जरूर घर पहुंच जाएंगे। दोनों बच्चे घबराए हुए रास्ते से चल पड़े, पर चमकीले पत्थरों ने उन्हें सही सलामत घर पहुंचा दिया। ये वापस कैसे आ गए? कुछ दिन बाद बच्चों की सौतेली माँ उनसे कहती है, बच्चों, चलो आज हम जंगल में घूमने चलते हैं। आज तुम्हें ऐसी जगह छोड़ूंगी कि तुम कभी वापस नहीं आ सकते। चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने खाने का सामान भी ले लिया है। हैंसल और ग्रेटल को अपनी सौतेली माँ की चालाकी के बारे में पता था। ग्रेटल बहुत ही डरी हुई थी, पर हैंसल ने उसे हिम्मत दी। हैंसल ने रोटी का टुकड़ा लिया और रास्ते में फेंकता रहा, पर जंगल के पंछियों ने वो रोटी के टुकड़े खा लिए। अब दोनों बच्चे घर वापस नहीं जा सकते थे। हैंसल, मुझे बहुत डर लग रहा है। रो मत ग्रेटल, कुछ नहीं होगा, हम घर वापस जरूर जाएंगे। हैंसल और ग्रेटल जंगल में रास्ता ढूंढ रहे थे। एकाएक उन दोनों को एक घर दिखा जो चॉकलेट से बना हुआ था। बिना वक्त जाया किए वो दोनों बच्चे उस घर की तरफ भाग निकले। हैंसल और ग्रेटल ने पेट भर के चॉकलेट्स खाए। ये चॉकलेट्स कितने स्वादिष्ट है। हैंसल और ग्रेटल चॉकलेट्स खाने में मग्न थे। वो दोनों बच्चे खतरे से अनजान थे। चॉकलेट के घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। कैसे हो बच्चों, अंदर आ जाओ और आराम से बैठकर भरपेट खाना खा लो। वो बूढ़ी औरत एक दुष्ट जादूगरनी थी। दोनों बच्चे उस घर में कैद हो गए थे और उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब मैं तुम्हें कैद करके रखूंगी और फिर बाद में खा जाऊंगी। और तुम नन्ही लड़की, मेरे घर की साफ सफाई करना शुरू कर दो जल्दी। जादूगरनी जब जादुई मिश्रण बनाने में व्यस्त थी, तब ग्रेटल को एक विचार आया जो उन दोनों को उस घर से बाहर निकाल सकता था। बिना आवाज किए ग्रेटल जादूगरनी की ओर चल पड़ी और इससे पहले कि जादूगरनी को कोई शक हो, ग्रेटल ने उसे धक्का देकर उस जादुई मिश्रण में डुबो दिया। अब दोनों बच्चे जादूगरनी की चंगुल से मुक्त हो गए थे। ग्रेटल ये देखकर खुश हो गई कि हैंसल अब कैद में नहीं था। अरे वाह, कितने सारे सोने के सिक्के हैं। हम इनमें से थोड़े ले लेंगे और पिताजी को दे देंगे।